आप लोगों में से किसी ने पूछा है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है और जो यूपीजेडए है, जो भू राजस्व संहिता इस नाम से जाना जा रहा है, इन दोनों में जो उत्तराधिकार दिया गया है, इनमें उत्तराधिकारियों का जो क्रम है, इसमें अंतर क्यों है? आप जडे का सक्सेशन देखेंगे, मेरे मुंह से जडे ही निकलेगा, क्योंकि हमने जब तक पढ़ा तब तक जडे ही था और प्रैक्टिस हमारी क्रिमिनल है, रेवेन्यू की प्रैक्टिस नहीं। इसलिए जडे मेरे मुंह पर है, राजस्व संहिता मेरे मुंह पर आता नहीं, लेकिन फिलहाल अब राजस्व संहिता है, तो इसलिए आप उसे ही समझेंगे। तो जब आप जडे का सक्सेशन देखेंगे तो मेरा ख्याल है वहां धारा 108 है, जो पुरुष जोतदारों के संबंध में सक्सेशन का निर्धारण यह करती है। और जोतदारों की किस्में आपको पता है, 4 ही हैं। संक्रमणीय अधिकारों का भूमिधर, असंक्रमणीय अधिकारों का भूमिधर, आसामी और सरकारी पट्टेदार। और जब सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सुई विधियों के अंतर्गत सक्सेशन देखते हैं, तो वहां जो उत्तराधिकार का क्रम है वो बिल्कुल अलग है। जडे की धारा 108 में वो कहता है कि श्रेणियां दी है, एक पूरी सूची दी है, काखंड, खाखंड, गाखंड, घाखंड, और काखंड में कुछ उत्तराधिकारी उन्होंने वर्णित किए, फिर खाखंड में कुछ उत्तराधिकारी वर्णित किए, गाखंड विलुप्त किया है, घाखंड में कुछ उत्तराधिकारी वर्णित किए। यानी प्रत्येक प्रविष्टि में, यानी का, खा, गा, घा, ऐसे करके प्रविष्टियां हैं, और इन प्रविष्टियों में, यानी एक प्रविष्टि में एक से अधिक उत्तराधिकारी वर्णित किए गए। यदि का प्रविष्टि है और का प्रविष्टि में एक से अधिक उत्तराधिकारी वर्णित। जोतदार 2 ही किस्म के हो सकते हैं, या तो पुरुष होगा या महिला। जो तीसरा लिंग हो सकता है उसे भी या तो पुरुष मान लेते हैं कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, या महिला मान लेते हैं। मानने का तरीका आपको पहले ही बताया कि नाम होता है। जो तीसरे लिंग के लोग हैं उनका नाम अगर पुरुषों जैसा है तो उसे पुरुष मान लेते हैं, और स्त्रियों जैसा है तो स्त्री मान लेते हैं। तो मूल जो कैटेगराइजेशन हो सकता है वो पुरुष और स्त्री इसी रूप में हो सकते हैं। तो पुरुष जोतदारों की दशा में, जबकि जो जोतदारी है यानी कृषि योग्य भूमि है वो कैसे प्राप्त हुई है? विरासत से। अगर विरासत से प्राप्त नहीं है, ठीक है, वसीयत से प्राप्त हो रही, तो उत्तराधिकार का यह क्रम लागू नहीं होगा। तब तो जिसके पक्ष वसीयत है उसे मिल जाएगी सारी चीज। लेकिन अगर विरासत से जा रहा है, ठीक है, स्वतः जो जोतदार का कृषि योग्य भूमि में था और जोतदार पुरुष था, तो पुरुष जोतदार की मृत्यु के बाद धारा 108 के मुताबिक एक प्रविष्टि में जितने उत्तराधिकारी वर्णित वे अगली प्रविष्टि के उत्तराधिकारियों को वर्जित करके अपनी प्रविष्टि में वर्णित सभी उत्तराधिकारियों को, या एक प्रविष्टि में वर्णित सभी उत्तराधिकारी समान अंशों में जोत को प्राप्त करेंगे। अगली प्रविष्टि के उत्तराधिकारी को वर्जित करके, इसका मतलब का खंड में अगर मानिए 4 उत्तराधिकारी वर्णित हैं, विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पौत्रादि वंशज प्रति शाखा के अनुसार,
ऐसे अगर वर्णित है, और पुरुष जोतदार की मृत्यु के बाद उसकी विधवा भी है, अविवाहित पुत्री भी है, पुत्र भी है, और पौत्रादि वंशज प्रतिशाखा के अनुसार ये भी है। यानी उसके 3 बेटे थे, मानिए एक की मृत्यु हो गई तो 2 पुत्र जीवित हैं और एक के बच्चे जीवित हैं, तो पौत्रादि वंशज हुए, इधर पुत्र हुए, अविवाहित पुत्री हुई, विधवा हुई। ये एक प्रविष्टि के उत्तराधिकारी हुए काखंड के। और मानिए उसकी विवाहित पुत्री भी है, जो माता पिता भी हैं, तो माता पिता खाखंड में है, गाखंड विलोपित है, घाखंड में विवाहित पुत्री है। तो सक्सेशन का नियम यह है कि अगर एक प्रविष्टि के उत्तराधिकारी जीवित, तो वे अगली प्रविष्टि के उत्तराधिकारियों को वर्जित करके एक प्रविष्टि में जितने उत्तराधिकारी वर्णित हैं उन सबके साथ समान अंशों में जोत को प्राप्त करेंगे। एक आदमी के पास मानिए 50 बीघे जमीन थी और काखंड के 5 उत्तराधिकारी जीवित हैं, तो सबको 10-10 बीघे मिल जाएगी। लेकिन खाखंड में जो उत्तराधिकारी जीवित है, माता और पिता, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें अपवर्जित करके। अब काखंड में कोई नहीं है तो खाखंड मिलेगा, खाखंड में कोई नहीं है तो गाखंड में जाएंगे, ऐसे करके नीचे चलते जाएंगे। और अगर कोई भी न हो तो भूमि की मालिक राज्य सरकारी थी, राज्य सरकार के पास वापस चली जाएगी। तो ये आपका सक्सेशन जडे का है। जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट या सुई विधियों के अंतर्गत तो संपत्ति उत्तराधिकार में जाती है। उसमें आपने हिंदू मैरिज एक्ट की, हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें, क्योंकि वो अधिक समझ में आता है, क्योंकि आपको बताया गया है। तो वहां 2 सूचियां हैं। जडे जैसा सक्सेशन जब सूची नंबर 2 आती है, तो सूची नंबर 2 और जडे का सक्सेशन एक जैसा है। लेकिन सूची नंबर 1 का सक्सेशन अलग है, और सूची नंबर 1 का सक्सेशन ये कहता है कि वहां जितने उत्तराधिकारी दिए और जितने जीवित हैं सबको समान अंश मिलेगा, और वहां विवाहित पुत्री साथ में रखी। जबकि जडे के सक्सेशन में विवाहित पुत्री 4थी प्रविष्टि में आ रही है, और चूंकि एक प्रविष्टि गा विलोपित हो गई तो 3री प्रविष्टि में आ रही है। यानी पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा, ये है तो विवाहित पुत्री को कुछ नहीं मिलेगा खेती में। जबकि जो आपकी संपत्ति पैतृक या स्वर्जित है किसी निर्वसित हिंदू की, उसमें विवाहित पुत्री हो अविवाहित पुत्री हो हिस्सा बराबर का पाएगी। तो ये अंतर क्यों है, सवाल ये है। तो किसी भी प्रश्न पर विचार करते समय जरूरी नहीं किताबें देखी जाए, कुछ अपनी अकल लगा लेनी चाहिए। संपत्तियां 2 उद्देश्यों से आपके पास होती हैं। एक संपत्ति है जो जीविकोपार्जन के लिए जरूरी है, आप जिंदा रहो इसके लिए जरूरी है। हम लोगों ने देखा था आप में 3 प्रकार की क्षतिपूर्ति थी, वो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के लिविंग वेजेस थे, ठीक है, जीवन निर्वाह जिसमें हो सके ऐसी तनख्वाह, लिविंग वेजेस, फेयर वेजेस थे, न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी, इस संग से 3 मजदूरियां थी। ऐसे क्षतिपूर्ति थी आप करते, ऐसी संपत्ति होती है। 2 प्रकार की संपत्ति होती है। एक वो संपत्ति है जो आपके जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, और दूसरा प्रकार की संपत्ति है जो आपको सुख और सुविधा देती है। आपके पास एसी ना हो तो मर नहीं जाओगे, लेकिन रोटी ना हो तो मर जाओगे।
और रोटी जिससे पैदा होगी वो भी संपत्ति है, और एसी जिससे आएगा वो भी संपत्ति है। तो कृषि पहली बात आपकी संपत्ति नहीं। सबसे पहली बात तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका गलत होता है, इसलिए सारी चीजें गलत होती। खेती आपकी नहीं, आप खेती को धारण कर रहे हो, आप भूमि धर हो, आपने धारण कर रखा है भूमि को, आपकी है नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि वर्तमान में जो जड़ें है, ठीक है, और जो पूर्व में जड़ें थी, वर्तमान में जो जड़ें उसकी तो बात नहीं कहते, जो पूर्व में जड़ें थी वो स्वतंत्रता के समय सारी खेती को किसमें निहित कर रही थी? राज्य में। सारी खेती समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो गई। ठीक है, जब वो राज्य में निहित हो गई तो राज्य की हो गई, समस्त भारों से मुक्त होकर। पहले किसके पास थी? जमींदार के पास। उससे पहले किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास। उससे पहले किसके पास थी? कृषकों के पास। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जीत लिया सब कुछ। जब सब कुछ जीत लिया तो खेती तो उनकी हो गई। भाई सैद्धांतिक रूप से किसकी हो गई? खेती सैद्धांतिक रूप से राज्य की हो गई, और राज्य उत्तम ब्रिटिशर्स से, इसलिए उनकी हो गई। वो सारी खेती स्वयं कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी चमचागिरी करने वाले लोगों को एक निश्चित रकम लेकर खेती दे दी कि आप करो। वो भी नहीं कर सकते थे, वो भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने आगे और रकम लेकर वो खेती लोगों को करने के लिए दे दी। राज्य ने ये जमींदार से जो कुछ लिया, ये जो बीच के लोग थे जिन्हें उन्होंने खेती दी कुछ पैसे लेकर, ये जमींदार कहलाए। इन्हें मध्यवर्ती भी कहा जाता है क्योंकि ये एक्चुअल वास्तविक कृषक जो वास्तव में खेती करेगा उसके और राज्य के बीच पुल का काम कर रहे हैं, इसलिए मध्यवर्ती। तो इस मध्यवर्ती से राज्य ने जो कुछ लिया वो क्या कहलाया? लगान, सॉरी, मालगुजारी। और उसके बाद इस मध्यवर्ती, चूंकि ये भी खेती सब पर नहीं कर सकता था, इसने एक्चुअल कृषक को खेती करने के लिए दी, और इस एक्चुअल कृषक से जो वसूला उसे कहा गया लगान। तो खेती जो एक्चुअल कृषक कर रहा था उसके पास थी नहीं। एक्चुअल कृषक खेती का उस अर्थ में भूमिधर नहीं था जिस अर्थ में आज है, उस अर्थ में नहीं था। मालिक तो कहीं नहीं था, क्योंकि मालिक तो आज भी नहीं है, तब भी नहीं था। उस अर्थ में भूमिधर नहीं था जिस अर्थ में आज है। इन मध्यवर्तियों ने क्या किया? अपने द्वारा जब लोगों को एक्चुअली खेती करने के लिए दी, तो उन लोगों से रिश्तों के मुताबिक, जैसे किसी से निकट का रिश्ता है, किसी से दूर का रिश्ता है, ठीक है, किसी कोई इनके घर में पूजा करा रहा है तो उसका थोड़ा सम्मानित स्थान है। तो जिसे ये खेती करने के लिए दे रहे थे उससे संबंधों के मुताबिक उसे जो भूमि प्राप्त हो रही थी कृषि योग्य, उस पर विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए, विभिन्न प्रकार के। जैसे कुछ को तो यह अधिकार दे दिया कि तुम जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो तुम्हारे उत्तराधिकारियों को खेती ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी, ठीक है, आपको हमें कुछ नहीं देना, बस वही देना है जो पहले से लगान तय चला आ रहा है। कोई इनके घर में पूजा कराता था तो उसने कहा कि ठीक है, तुम लगान भी नहीं देना, तुम इतनी देर भूमि पर खेती करो, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के अधिकार
इन जमींदारों ने अनुदत्त किए उन लोगों को जो एक्चुअल कृषक, ठीक है, थे और जो एक्चुअली वास्तविक खेती कर रहे थे भूमि पर। तो इन लोगों द्वारा अनुदत्त किए गए अधिकारों के अनुसार 14 प्रकार के जोतदार, आप तो 4 ही प्रकार के हैं, 14 प्रकार के जोतदार उत्तर प्रदेश में दिखाई दिए। ठीक है, शरह मुअय्यन काश्तकार, माफीदार, ठीक है, ऐसे करके 14 प्रकार के काश्तकार यहां दिखाई दिए। जब जमींदारी का विनाश हुआ, ठीक है, 1952 या 1951 में है, जब जमींदारी का विनाश हुआ तब सारी खेती जो ब्रिटिशर्स में थी, ब्रिटिशर्स चले गए थे, ठीक है, उन्होंने जमींदारों को दे दी थी। तो जमींदारों से वापस लेकर राज्य में निहित हो गई। अब जब राज्य में निहित हो गई तो आपके पास तो नहीं है, राज्य ने हर उस कृषक से समझौता कर लिया जो वास्तव में खेती कर रहा था। भाई जमींदार वो भी तो लगान लेकर आपको खेत दिए हुए था ना, लगान ले रहा था, वो थी उसकी खेती, वास्तव में तो आप ही कर रहे थे। तो अगर एक निश्चित जगह पर आप खेती कर रहे थे तो राज्य ने लगान के बदले वो खेती लेने की बजाय उस खेती को आपको ही दे दिया, ठीक है, कि ठीक है हमारी हो गई आपसे, लेकिन तुम ही करो। और इसके बदले आप हमें इतनी मालगुजारी, जो कि बहुत कम, आज की डेट में बहुत कम है मालगुजारी, वो आप हमें देंगे ताकि आपको याद रहे कि खेती आपकी नहीं। और शर्तें भी लगाई, अगर खेती आपकी होती तो कोई शर्त नहीं होती, ठीक है, उसने शर्तें भी लगाई कि आप 75 बीघे से ज्यादा खेती किसी भी ढंग से अर्जित नहीं करोगे, आपको हम इतनी दे रहे हो, तुम और खरीद लो, 75 बीघे से ऊपर हो जाए तो हम तुम्हारी ले लेंगे वापस, जितनी 75 बीघे से ऊपर होगी वो सब ले लेंगे हम। आप 75 बीघे से ज्यादा नहीं रख सकते ताकि जमींदारी दोबारा वापस ना आ जाए। मालूम पड़ा आपके पास पैसे ज्यादा है, आप सब खरीद लोगे, ठीक है, तो आपके पास फिर वही जमींदारी की स्थिति आ जाएगी। विदेशी को आप नहीं बेचोगे, विभिन्न प्रकार के, खुद खेती करोगे, किसी से कराओगे नहीं, ठीक है, ये प्रतिबंध बहुत सारे आपके ऊपर लगा दिए उन्होंने। क्यों? इसलिए कि खेती जीविकोपार्जन से संबंधित है। खेती की जो संपत्ति है वो किससे संबंधित है? जीविकोपार्जन से। और सिर्फ जोतदार की जीविकोपार्जन से संबंधित नहीं, उसके परिवार के जो जीविकोपार्जन से संबंधित है। और जो सुई विधियों में संपत्ति है वो सुविधा से संबंधित है। आपके माँ बाप पर 10 किलो गेहूं सोना था, आपको ना मिले तो क्या फर्क पड़ता है, और मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। वो आपकी सुविधा और असुविधा इसे बढ़ाता है, वो आपके जीवन में लग्जरी से संबंधित है। लेकिन खेती योग्य संपत्ति ये आपकी जीविका से संबंधित और आपकी नहीं, आपके परिवार की है। इसलिए खेती का सक्सेशन बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि मृतक जोतदार के परिवार के समक्ष भुखमरी का संकट न खड़ा हो और एक परिवार की जोत एक परिवार में ही रहे, दूसरे परिवार में न जाए। इसलिए अगर अविवाहित पुत्री है तो उसे हिस्सा मिले, क्योंकि वो उसी परिवार में है अभी, और भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। विवाह उसका होगा नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ भविष्य में। तो हम तो वर्तमान को देखकर कानून बनाएंगे, भविष्य देखकर कानून नहीं बनाया जा सकता।
इससे पुरुष जोतदार की जब मृत्यु हो रही है और निर्वसीयती मृत्यु हो रही है, उसने वसीयत कोई नहीं कर रखी, तो फिर क्या होगा कि जो खेती योग्य भूमि है उसकी विधवा को हिस्सा मिलेगा, उसमें पुत्र को मिलेगा, अविवाहित पुत्री को मिलेगा। अगर कोई पूर्व मृत पुत्र है और उसके बच्चे यानी पौत्रादि परंपरा के लोग जीवित, ठीक है, तो उनको मिलेगा। अगर एक से अधिक विधवाएं, तो काखंड में लिखा है कि सारी विधवाओं को मिलाकर एक हिस्सा मिलेगा। और पौत्रादि जो होंगे वो प्रतिशाखा के अनुसार हिस्सा पाएंगे। प्रतिशाखा के मुताबिक क्या हुआ कि 3 पुत्र थे, 2 जीवित हैं, एक की मृत्यु हो गई, एक के 3 बच्चे जीवित, ठीक है, तो एक की मृत्यु हुई, 1/3 हिस्सा उसका आया, उसके 3 बच्चे हैं। अब ये 3 बच्चे प्रतिशाखा के अनुसार उसके मृत पुत्र की पहली शाखा में आ गए, तो 1/3 जो उसे मिलेगा, उस 1/3 का 1/3, 1/3, 1/3 इनको मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके नीचे तक बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर जो पोजीशन रहेगी कि जड़े में यह कोशिश की गई है कि दूसरे परिवार में संपत्ति न जाए, और जब जाए तो मजबूरी हो, उससे पहले न जाए। तो अगर पहली प्रविष्टि के लोग जीवित हैं, यानी काखंड में आने वाले लोग जीवित हैं, तो खाखंड में लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और काखंड में भी जो उत्तराधिकारी उन्होंने वर्णित किए वे समान अंशों में पाएंगे, और उनको वर्णित करते समय भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि विवाहित पुत्री जो दूसरे परिवार का हिस्सा हो चुकी है उसे अलग कर दिया जाए। सुख सुविधा के लिए जहां पर संपत्ति मिलेगी वहां बिल्कुल अलग नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर जीविकोपार्जन का सवाल है वहां अलग करेंगे, ठीक है। तो विवाहित पुत्री अलग कर दिया, नीचे ले आए। अब पहले काखंड के कोई नहीं है, तो चलिए माता पिता को देंगे, यानी जो पुरुष जोतदार मरा है उसके माता पिता दोनों जीवित हैं, दोनों को मिलेगी। नहीं जीवित है तो जो जीवित है उसे मिलेगा। दोनों जीवित तो बराबर अंशों में जाएंगे, क्योंकि यही नियम है। एक प्रविष्टि में जितने उत्तराधिकारी हैं सबको बराबर अंशों में। खाखंड में कोई नहीं माता पिता भी नहीं, तो गाखंड वो विलुप्त हो गया है, तो घाखंड। अब विवाहित पुत्री, क्योंकि अब निकट विवाहित पुत्री ज्यादा हो गई है जोतदार के, अब यानी निकटता का सिद्धांत वो भी लग रहा है सक्सेशन निर्धारित करते समय, और इसी परिवार में संपत्ति रहे ये सिद्धांत ये भी लग रहा है। दोनों सिद्धांतों पर बात चल रही है। विवाहित पुत्री ये भी नहीं है। अब भाई, ठीक है, इस पर आएंगे। मृतक जोतदार का भाई, उसे देखेंगे। भाई वहां पर फिर बहन भी, ठीक है, और बहन शायद अविवाहित ही लिखी है, शायद वहां पर जब भाई लेंगे तो बहन भी लेंगे, लेकिन बहन का लड़का नहीं लेंगे, बहन को लेंगे। भाई बहन और आपका भतीजे, और वहां भतीजी को नहीं लेंगे, क्योंकि मजबूरी में दूसरे परिवार में भेज रहे हैं, ठीक है। तो निकटता, ठीक है, रक्त से निकटता जोतदार से, और आपका ये बात कि दूसरे परिवार में ना जाए, दोनों सिद्धांतों का ध्यान रखकर जड़े का सक्सेशन बनाया गया है। ऐसे ही आप देखते चले आएंगे नीचे तक, तो बिल्कुल अंत में आके मामा को मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल अंतिम प्रविष्टि है मामा, जो मृतक पुरुष जोतदार है उसके जो मामा होंगे उन्हें मिलेगी, और जब वो भी नहीं होंगे तो राज्य साथ हो जाएगी। और महिला जोतदार है तो 112 से
निर्धारित होगा। ठीक है, उत्तराधिकार का क्रम। तो उत्तराधिकार संबंधी विधि पढ़ते समय ये जरूर देखना चाहिए कि उत्तराधिकार का क्रम किस आधार पर निर्धारित हुआ। ये आपसे में से किसी ने पूछा था कि साहब भतीजी क्यों नहीं, विवाहित पुत्री क्यों नहीं? तो इसलिए नहीं क्योंकि ये संपत्ति जीविकोपार्जन के लिए दी जा रही है और ये जोतदार की है भी नहीं, सैद्धांतिक रूप से उसे दी गई है, और इसलिए ताकि उसके परिवार का पालन हो और बाकी देश की जरूरतों का उसकी भी पूर्ति हो, क्योंकि खाद्यान्न तो सब परिवार थोड़े खा लेगा, जितना वो पैदा करेगा तो बेचेगा, उसका अपना काम भी चलेगा और देश की जरूरत इसकी पूर्ति भी होगी, दोनों काम होंगे। इसको ध्यान में रखकर दिया गया है, इसलिए वहां और सुई विधियों में सक्सेशन इनके बीच अंतर दिखाई देता है। ठीक है, तो शेष बात अभी हम शुरू कर रहे हैं। ऑर्डर 33 आदेश 33 इस पे बात होने वाली थी, निर्धन व्यक्तियों द्वारा बात। सिविल लिटिगेशन में कोर्ट फीस का कॉन्सेप्ट है, और कोर्ट फीस का कॉन्सेप्ट अंग्रेज लाए थे। इस समय में ध्यान नहीं है किसने शुरू किया था कोर्ट फीस का, शायद लॉर्ड कार्नवालिस। जहां तक हमें याद पड़ता है लॉर्ड कार्नवालिस ने कोर्ट फीस का कॉन्सेप्ट ये शुरू किया था, क्योंकि आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसने जब इस देश में शासन का कार्यभार संभाला, पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की भूमिका में आई, कहां? बंगाल में, तो उन्होंने दीवानी न्याय प्रशासन ये अपने हाथों में लिया था। दांडिक न्याय प्रशासन उन्होंने उस समय का जो नवाब था उसी के हाथों में रहने दिया था, और दीवानी न्याय प्रशासन भी 2 स्तरों पर संचालित हुआ था। एक दीवानी न्याय प्रशासन था जो भारतीयों के लिए था, और एक दीवानी न्याय प्रशासन था जो अंग्रेजों के लिए था। यही स्थिति दांडिक न्याय प्रशासन की थी। और आपको मालूम है कि न्याय प्रशासन या विधियों का निर्माण, यह कानून को लागू करना, ये तीनों काम राज्य के, राज्य के अतिरिक्त इन्हें कोई नहीं कर सकता। और यह भी एक सामान्य सिद्धांत है कि आप जिस देश के नागरिक हो, उस देश की संप्रभुता का विस्तार आप पर हर उस जगह पर होता रहेगा जहां पर आप हो। और इसी सिद्धांत के मुताबिक बीएनएस और आईपीसी में यह लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि इस संहिता के मुताबिक परिभाषित कृत्य है, ठीक है, जिसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया वो करेगा, तो उसे भारत की धरती पर इसी प्रकार दायित्व के अधीन होना पड़ेगा, मानो उसने वह कृत्य भारत की धरती पर किया है। यानी भारत का नागरिक दुनिया में कहीं अपराध करेगा तो भारत में ऐसे दंडित हो जाएगा मानो उसने भारत की धरती पर वो अपराध किया है। हिंदू लॉ वो भी यही कहता है कि ये अधिनियम, ठीक है, उन हिंदुओं को भी लागू है, ठीक है, जो दुनिया में कहीं हो, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहां है, इससे मतलब नहीं,
ठीक है, ये अधिनियम उन हिंदुओं को भी लागू है जो ऐसे राज्य क्षेत्रों के अधिवासी हैं, जो ऐसे राज्य क्षेत्रों में अधिवासित हैं जहां ये अधिनियम लागू हो रहा है। अधिवास और निवास ये अलग अलग बात है, ये आपको कई बार बताया गया है। अधिवास के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है वो कौन सा? डोमिसाइल, ठीक है। और निवास के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, उसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। अंग्रेजी उसकी में नहीं जाना रही, लेकिन उसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। और निवास प्रमाण पत्र अलग होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग होता है। और बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि अभी आप अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए, तो निवास तो अमेरिका ही करेंगे, लेकिन अधिवास आपका अमेरिका में नहीं होगा। अधिवास तब भी शाहजहांपुर में होगा। तो अधिवास को डिसाइड करते समय यह देखा जाता है कि आप जिस स्थान पर निवास कर रहे हो वहां रहने की आपकी इच्छा यह है या नहीं। अगर वह स्थायी तौर पर आपको रहने की इच्छा यह नहीं है तो आप वहां के निवासी हो सकते हैं, वहां के अधिवासी नहीं। अमेरिका पढ़ने के लिए गए तो पढ़कर वापस आ जाएंगे, हमेशा के लिए वहां रहने की इच्छा नहीं है। लंबे समय, अनंत समय, वो अनंत समय 1 साल भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। हम अनंत समय वहां रहने की इच्छा से वहां गए थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई, अगले ही क्षण में वापस आना पड़ा, वो अलग बात है। लेकिन आपके मन की इच्छा क्या थी, इसके आधार पर तय होगा। और कानूनी नहीं है। दुनिया में सब कुछ आपके भाव से ही तय होता है। आप खुद किसी बारे में क्या सोचते हैं, उसी के आधार पर सारी चीजें तय होंगी, ठीक है। तो आप निवास वहां करना है, लेकिन लंबे समय वहां रहने की इच्छा नहीं है, तो आप निवासी वहां के हैं किंतु अधिवासी भारत के ही। तो हिंदू लॉ कहता है कि यह अधिनियम उन हिंदुओं को भी लागू है जो ऐसे राज्य क्षेत्रों के अधिवासी हैं, जो ऐसे राज्य क्षेत्रों में अधिवासित हैं जिन राज्य क्षेत्रों को यह अधिनियम लागू हो रहा है। और किस राज्य क्षेत्र को यह अधिनियम लागू हो रहा, उसकी उद्देशिका और उसका वो, ठीक है, जो विस्तार खंड होता है वो बता रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष। अब तो जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू हो रहा है, लेकिन जिस समय अधिनियमित हुआ उस समय लिखा है कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष। यानी अगर संपूर्ण भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर आप कहीं भी अधिवासी हैं, तो भले ही उस राज्य क्षेत्र के निवासी इस समय आप नहीं हैं, तो भी आप पर हिंदू लॉ लागू होगा। आया भी है इस बार एचएस के क्वेश्चन पेपर में कि अमेरिका में एक हिंदू पति ने अपनी पत्नी से तलाक का मुकदमा फाइल किया। पत्नी कभी उस मुकदमे में हाजिर नहीं हुई, एक्सपार्टी डिग्री मिल गई पति को, पति ने दूसरी शादी कर ली है। पत्नी ने हिंदुस्तान में प्रोसीडिंग शुरू की है, जो हिंदुस्तान में पत्नी ने प्रोसीडिंग शुरू की है, वे प्रोसीडिंग चलेंगी या नहीं चलेंगी? तो उसका उत्तर है कि चलेंगी। क्यों? क्योंकि वो विदेशी न्यायालय का निर्णय, और विदेशी न्यायालय का निर्णय सीपीसी में धारा 13 और 14 इसके मुताबिक रेस जुडिकेटा की तरह लागू हो सकता है, अदरवाइज वो रेस जुडिकेटा की तरह लागू नहीं होगा। और 13 कहता है कि विदेशी न्यायालय का निर्णय उसमें निम्नांकित कमियां न हो तो वो निश्चय है, लेकिन निम्नांकित कमियां नहीं होनी चाहिए। और वहां कमियां क्या क्या लिखी है, उनमें से एक कमी तो ये लिखी है कि वो मामले के गुणदोष पर यदि नहीं दिया गया है तो वो निश्चय नहीं है, और वो मामले गुणदोष पर नहीं है, वो एक पार्टी है,
जब वो एक्स पार्टी है तो वो लागू यहां रेस जुडिकेटा की तरह नहीं होगा और पत्नी द्वारा दायर किया गया मुकदमा चलेगा। ये सारी पोजीशन है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि सामान्य नियम यह कि आप जिस राज्य क्षेत्र के निवासी हो उस राज्य क्षेत्र की संप्रभुता का विस्तार आप पर हमेशा होगा, आप कहीं भी हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रमोटर्स थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, ठीक है। उन्होंने भारतीयों पर सत्ता हासिल की थी, भारतीयों पर, भाई भारतीयों पर उन्होंने सत्ता हासिल की बंगाल के युद्ध में। तो भारतीयों पर वो न्याय प्रशासित कर रहे हैं, ये तो बात कुछ हद तक समझ में आ गई। लेकिन अंग्रेजों पर वो न्याय कैसे प्रशासित कर लेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय वो तो सब अंग्रेजी थे, वो भी तो आपस में झगड़ते थे। उनके बीच कौन सा कानून लागू होगा और उनके बीच न्याय निर्णय कैसे होगा, ये वो कैसे कर लेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर है वो भी ब्रिटेन की राजा का प्रजा है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्वीपर है वो भी ब्रिटेन की राजा का, ठीक है, ब्रिटेन की राजा का प्रजा है। तो उन पर न्याय प्रशासन का हक ये तो ब्रिटेन के राजा का है। आप भारतीयों पर न्याय प्रशासित कर लो, ये तो बात कुछ हद तक समझ में आ गई, क्योंकि चलिए भाई आपने शासन सत्ता हासिल कर लिया। लेकिन परस्पर एक दूसरे पर आप शासन सत्ता कैसे चलाओगे, यह कैसे होगा? इसी समस्या के समाधान के लिए जब आपको लीगल हिस्ट्री बताई जाती है तो आपको बताया जाता है सन 1600 इसमें जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो जो राजाज्ञा जारी हुई थी, उस राजाज्ञा में इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमोटर्स को ये ताकत प्रत्यायोजित कर दी थी, डेलीगेट कर दी थी, ठीक है, कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों में अनुशासन बनाए रखने के लिए विधि का निर्माण ये कर सकते हो और न्याय प्रशासन का काम ये भी कर सकते हो, ठीक है। शर्त केवल इतनी है कि वो विधियां इंग्लैंड की विधियों के विपरीत नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमोटर्स जो कानून बनाएंगे वो प्रत्यायोजित विधायन होगा, ठीक है। प्रत्यायोजित विधायन पर सीमाएं, नियंत्रण यह हमेशा होता है। तो ये शर्तों और मर्यादाओं के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनके प्रमोटर्स को क्या हुआ था, विधान के निर्माण की ताकत मिल गई थी 1600 में जब उनका गठन हुआ। उसके बाद वो भारत में आ गए और भारत में आने के बाद फिर दिक्कत खड़ी हो गई, क्योंकि आप परस्पर, ठीक है, झगड़ा अगर हो तो इंग्लैंड के शासक के आदेश के मुताबिक न्याय निर्णयन कर सकते हो। ये भारत की धरती पर कैसे हो जाएगा? ये भारत की धरती पर कैसे होगा? क्योंकि भारत की धरती पर तो सरकार दूसरों की है, ठीक है। हम ये चाहें कि हम अमेरिका में जाकर, ठीक है, भारत के कानूनों के मुताबिक अपने लोगों के बीच न्याय निर्णय कर दें तो कैसे कर देंगे? अमेरिका के लोग तो कहेंगे वाह भाई वाह, हमारे देश का कानून नहीं है भाई, हमारे देश का कानून है, हमारे यहां जो कुछ होगा हम उसे डिसाइड करेंगे और हमारे ट्रिब्यूनल डिसाइड करेंगे, मेरा कोर्ट डिसाइड करेगा। तुम कौन होते हो? तुम कैसे डिसाइड कर लोगे? समस्या ये भी थी। खुले समुद्र में जहां किसी की शासन सत्ता नहीं है, वहां इंग्लैंड के शासक के निर्देश के मुताबिक अगर कंपनी के लोगों में झगड़ा हो जाए तो तुम न्याय प्रशासन भी कर सकते हो और कानून भी बना सकते हो। लेकिन भारत की धरती पर कैसे बना दोगे? भारत की धरती पर तो जो कोई है, हमने आईपीसी में भी लिखा है कि भारत की धरती पर अगर विदेशी भी होगा या भारत में रजिस्टर्ड फोर्स, भारत में रजिस्टर्ड वायुयान, ठीक है,
उस पर कोई भी हो, चाहे वो विदेशी हो चाहे स्वदेशी, वो अगर संहिता द्वारा परिभाषित अपराध करेगा तो उसका विचारण हम भारत में जहां उसे पालेंगे इस प्रकार करेंगे मानो उसने भारत की धरती पर अपराध किया। ठीक है, तो भारत की धरती पर इंग्लैंड के राजा द्वारा दी गई राजाज्ञा के मुताबिक आप शासन सत्ता कैसे चला सकते थे? इंग्लैंड के राजा, उनके द्वारा आपको आज्ञा मिल गई होगी, यहां के संप्रभु ने तो आज्ञा नहीं दी। इसीलिए जब वो मद्रास में पहली बार आए तो उन्होंने क्या किया, थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा और थॉमस रो ने जहांगीर से, जो तत्कालीन संप्रभु माने जाएंगे हिंदुस्तान के, उनसे यह निवेदन किया कि हमें यह अनुमति दे दी जाए कि हम भारत की धरती पर भी अपने कानूनों से शासित हो जाएं और अपनी अदालतों से न्याय निर्णय कर लें। ये कंसेशन जहांगीर ने मंजूर किया ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में। आज भी ये कंसेशन मंजूर हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना, विदेशी न्यायालय कौन सा है? जो भारत की सरकार के, केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित है और न संचालित है। ठीक है, और विदेश में स्थित है। इसका मतलब विदेश में अगर स्थित है और भारत सरकार के प्राधिकार से स्थापित है और संचालित है तो विदेशी न्यायालय नहीं है। इसका मतलब विदेश में भी भारतीय न्यायालय स्थापित हो सकते हैं, शर्त यह कि उनकी अनुमति हमें मिलनी चाहिए। तो थॉमस रो ने वो अनुमति हासिल कर ली। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की धरती पर सिर्फ अपने लोगों के बीच, सिर्फ अपने लोगों के बीच, भारतीयों पर नहीं, भारतीयों पर शासन सत्ता, अगर यूरोपियन और भारतीय में झगड़ा होगा तो फिर देशी अदालतें वही निर्णय करेंगी। लेकिन यूरोपियंस में झगड़ा होगा, ब्रिटेन के निवासियों में झगड़ा होगा, तो वे अपने कानूनों के मुताबिक, इंग्लैंड के राजा से भी उन्हें अधिकार मिला हुआ और यहां के संप्रभु से भी अधिकार मिल गया, इसलिए वो कर सकते थे। यहां से शुरुआत होती है। कालांतर में तो बंगाल उन्होंने जीत ही लिया। जब बंगाल जीत लिया तो वे शासक बन गए। ठीक है, अब शासक होने के नाते वे भारतीयों पर न्याय प्रशासन कर सकते थे और इंग्लैंड की राजाज्ञा के मुताबिक अपने लोगों पर न्याय प्रशासन कर सकते थे। यानी दोहरी न्याय व्यवस्था स्थापित करने का उन्हें अधिकार आ गया। ठीक है, एक परस्पर और दूसरा भारतीयों पर। ठीक है, और दोनों प्रकार की न्याय व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए उन्होंने कोर्ट सिस्टम लागू करने की कोशिश की। ठीक है, भारतीयों पर बंगाल में जो न्याय प्रशासित हो रहा था वो कौन कर रहा था? मुफस्सिल अदालतें कहलाती थी। उन्हें क्या नाम था उनका? मुफस्सिल अदालतें। ठीक है, अदालत सिस्टम उसे बोलते हैं। अदालत शब्द वहीं से आता है, मुफस्सिल। ठीक है, और उसकी जो सर्वोच्च अदालत थी वो थी सदर दीवानी अदालत। ये भारतीयों के दीवानी मामलों को सुनती थी और जो इंग्लैंड के लोगों के बीच झगड़े होंगे उनमें न्याय प्रशासन के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, और वो यूरोपियंस इन पर होने वाले, इनमें इनके बीच होने वाले झगड़ों को सुनेगा, ऐसी व्यवस्था निर्मित हुई। ठीक है, इससे आगे हम नहीं बढ़ना चाहते, लीगल हिस्ट्री में यहीं तक रखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति आई थी वो ये कि दीवानी न्याय प्रशासन अंग्रेजों के पास आ गया और अंग्रेजों ने भारतीयों पर दीवानी न्याय प्रशासन करना प्रारंभ कर दिया। अब समस्या यह आ रही थी कि बहुत सारे दीवानी मुकदमे रोज फाइल हो जाते थे और उन्हें कौन सी रुचि थी यहां कि न्याय प्रशासन हो, जो सारी चीजें हो। तो उन्होंने मुकदमों की संख्या घटाने के लिए, ये संख्या घटे, इसके लिए विभिन्न उपायों की खोज शुरू की और उसमें एक कोर्ट फीस का कॉन्सेप्ट ये भी था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, 99% लॉर्ड कॉर्नवालिस
जब डाल के देख लो कि कौन है, किसने कोर्ट फीस सिस्टम शुरू किया। संभव था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि कोर्ट फीस ली जाए और तब एडजुडिकेशन सिविल मामलों में किया जाए, तो वहां से कोर्ट फीस का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि किसी भी मामले में अगर आप दीवानी मामले में न्याय निर्णय, अच्छा चूंकि क्रिमिनल का संबंध तो किससे, शांति और व्यवस्था से है, ठीक है ना। अगर अपराध बहुसंख्या में समाज में होने लगे, बहुतायत, तो समाज की शांति और व्यवस्था इस कदर भंग हो जाएगी, कोई व्यापार कोई चीज संभव ही नहीं रह जाएगी। अगर तो कत्ल बाजार में हो जाए तो बाजार की दुकानें बंद हो जाएंगी, और व्यापारियों को अगर ये आश्वासन न हो कि सुरक्षा व्यवस्था बहाल की जाएगी तो दुकान नहीं खुलेगी, और खोले भी जाए तो ग्राहक नहीं जाएगा, और व्यापार अगर नहीं हुआ तो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए दांडिक न्याय प्रशासन का संबंध चूंकि शांति और व्यवस्था से है, ठीक है, कॉर्नवालिस से कौन है, तो शांति और व्यवस्था का संबंध चूंकि दांडिक न्याय प्रशासन का शांति और व्यवस्था से संबंध है, इसलिए वो स्वयं राज्य के हित में है कि दांडिक न्याय प्रशासन ठीक रहे, इसलिए उसके संबंध में कोई कोर्ट फीस का कॉन्सेप्ट रखा नहीं जाता है। लेकिन दीवानी न्याय प्रशासन चूंकि संपत्ति और पद से संबंधित है, वो आपके हित की बात है, इसलिए यह बात रखी गई कि इससे संबंधित झगड़ों में न्याय निर्णय हेतु न्याय शुल्क वसूला जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार ये न्याय शुल्क वसूलने की योजना ये सामने रखी और उससे मामला शुरू हो गया कि प्रत्येक दीवानी मामले में न्याय निर्णय हेतु आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी और तब न्याय निर्णय होगा। लेकिन एक चीज रहती है, अच्छा ये कोर्ट फीस मिल किसे रही थी, राज्य को। कोर्ट फीस कितने मिल रही है, राज्य को। एक चीज रहती है कि आप कितने भी गंदे आदमी हो, लेकिन आपको अपना चेहरा इसे साफ रखना पड़ता है। जो हम तो कई बार कहते हैं कि समाज में ये जो नैतिक व्यक्ति कहलाता है ये सबसे नीच आदमी होता है, क्योंकि ये पाखंडी होता है, हिपोक्रेट होता है। पाखंड कहते किसे, एक चेहरा आपका अलग है और दूसरा चेहरा आपका अलग है। ये नैतिक व्यक्ति मन में तो सब पाप करता है, सब पाप करता है। ये शराब भी पीने की इच्छा रखता है, ये सिगरेट भी पीने की इच्छा रखता है, ये वैश्यागमन की इच्छा भी रखता है, ये जुआ भी खेलने की इच्छा रखता है। हर प्रकार की इच्छा इसमें मौजूद है, और मौका मिल जाए, यानी अगर ये गारंटी हो कि किसी को नहीं पता लगेगा तो ये एक भी कृत्य करने से चूकेगा नहीं, एक भी, क्योंकि सबके लिए प्रेरणा और सबके लिए इच्छा इसके मन में मौजूद है। ये इतना डरपोक है, ये इतना कायर है कि सामाजिक मान मर्यादाओं के कारण कहीं हमारी बदनामी ना हो, इसलिए ये अच्छी अच्छी बातें करता है। और इसीलिए आप देखें कि समाज में सब नैतिक हैं और समाज में हर प्रकार की नैतिकता खूब चल रही है, क्योंकि जैसे ही गारंटी हुई कि किसी को नहीं पता लगेगा, वैसे ही सब प्रकार की गड़बड़ आपने कर दी। तो ये नैतिक आदमी जो होता है, इसका एक चेहरा तो ऐसा है जो वास्तविक है, और एक चेहरा कैसा है, समाज में दिखाने के लिए। और ये जो दो चेहरे हैं, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। तो नैतिक आदमी पाखंडी होता है, इसीलिए समाज में पाखंड आप बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि नैतिक सब हैं, सब नैतिक ही बनने की कोशिश कर रहे हैं, और सब पाखंडी। अच्छा कौन होता है, धार्मिक व्यक्ति, ये अच्छा होता है, उसको मन में ही वो बात नहीं उठती। अकेला है तो वैसे ही रहेगा, और 100 लोगों में है तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि बात ही नहीं उठ रही, बात ही नहीं है वो।
तो साहब धार्मिक आदमी को तो बहुत खराब मान लिया है। लेकिन सबसे अच्छा आदमी धार्मिक होता है, ये नैतिक आदमी, ये बढ़िया आदमी नहीं होता। तो जो सत्ता होती है, जो शासन व्यवस्था होती है, वो कैसी भी हो, खुद को दिखाती अच्छा है। तो लॉर्ड कार्नवालिस ने कोर्ट फीस का कॉन्सेप्ट जरूर रखा, लेकिन सीपीसी बनाते समय उन्हें निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद, इसे जोड़ना पड़ा है, ठीक है ना। तो निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद, इसकी योजना को जब हम देखेंगे तो हमें दो बातें दिखाई देंगी। एक बात ये दिखाई देगी कि इसमें इस बात की व्यवस्था हुई है कि निर्धन, अब निर्धन किसे कहेंगे, ठीक है, ये भी एक आर्गुएबल बात होगी, किसे हम निर्धन कहें, ठीक है। वो भी आदेश 33 के प्रावधान जब हम देखेंगे तो निर्धन को परिभाषित करेगा। खूब पूछा जाता है एग्जाम में कि निर्धन कौन, खूब, ठीक है, कि अकिंचन या निर्धन जो आदेश 33 में परिभाषित है वो कौन है, उसमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, यहां लिखिए, देखेंगे। वो ये इस आदेश की विषय वस्तु है। तो एक स्थिति तो ये रखी गई इस आदेश की, जब योजना पढ़ेंगे, कि निर्धन व्यक्तियों को मुकदमा लाने की सुविधा रहे बिना कोर्ट फीस की, क्योंकि हमने कहा ना कि व्यक्ति हो या सत्ता खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश तो करती है। तो एक और ये प्रयास आदेश 33 के माध्यम से आपको दिखाई देगा कि निर्धन व्यक्ति भी अपनी परेशानियों के लिए सिविल अदालतों से अनुतोष प्राप्त करने हेतु तो वाद प्रस्तुत कर सकें। एक और यह प्रयास दिखाई देगा। लेकिन जब हम सूक्ष्मता से प्रावधानों का अध्ययन करेंगे तो एक दूसरी ही पोजीशन दिखाई देगी, और दूसरी पोजीशन जो दिखाई देगी वो ये होगी कि कैसे भी हम निर्धन व्यक्ति से कोर्ट फीस वसूल लें, कैसे भी, यानी राज्य का जो नुकसान होने वाला है न्याय शुल्क की बाबत, वो हो ना कैसे भी। आप देखेंगे इसमें कि इवन निर्धन व्यक्ति मुकदमा लाएगा और हार जाएगा, ठीक है, निर्धन व्यक्ति मुकदमा लाए और हार जाए। अब हार वो कई कारणों से सकता है, बहुत कारणों से हार सकता है, तो भी उससे कोर्ट फीस वसूलने का प्रावधान यहां मौजूद है। केवल एक सूरत कि निर्धन व्यक्ति जीत जाए तो उससे कोर्ट फीस नहीं वसूली जाएगी, और तो भी कोर्ट फीस नहीं वसूली जाएगी ऐसा नहीं है। तब न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक जो भी पक्षकार कोर्ट फीस देने के दायित्व के अधीन होगा उससे कोर्ट फीस वसूली जाएगी, और वाद की जो विषय वस्तु होगी उस पर प्रथम भार होगी कोर्ट फीस। नहीं हो सकता न्यायालय निर्देश से कि बात की विषय वस्तु से ही वसूल लो, ठीक है, तो वहां से कोर्ट फीस ली जाएगी। अगर निर्धन व्यक्ति मर गया और मर जाने के कारण उसका वाद उपशमित हो गया आदेश 22 के प्रावधानों के मुताबिक, है ना, पक्षकारों की मृत्यु निवाला और उनका विवाह, तो भी कोर्ट फीस निर्धन व्यक्ति की संपत्ति से वसूली जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आदेश 33 के प्रावधान सिर्फ दिखाने भर को निर्धन व्यक्तियों के पक्ष में है, अन्यथा निर्धन व्यक्तियों के पक्ष में है, ऐसा कहने में बड़ा संदेह उत्पन्न होता है। फिलहाल
आदेश 33 के प्रावधान दो उद्देश्यों से रखे गए ऐसा माना जाता है। एक, निर्धन व्यक्तियों को बाद लाने की सुविधा रहे, और दूसरा, स्टेट के न्याय शुल्क का नुकसान न हो। ठीक है, इन दो उद्देश्यों में समन्वय, इसे बिठाने के लिए ही आदेश 33 की रचना की गई है। इसके उपबंध क्या है, उन पर विस्तार से कल बात करेंगे। देखिए,